ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकारम तत्सनाम मोक्ष मृत्युचाय मामृतात्। तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देखकर समझ गए हैं, हम आए हैं इस बार बाबा केदार के दर्शन करने केदारनाथ धाम में। आप मेरे पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं आपको आज इस बार दर्शन करा रहा हूँ बाबा केदारनाथ के। तो दोस्तों, बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर पहुँचे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, आपके क्या क्या मेन पॉइंट रहेंगे जिससे आपका टाइम बचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। पहाड़ों के शिखरों पर बसा महादेव का पवित्र धाम, जहाँ हर शिव भक्त का एक ही सपना होता है, बाबा के दरबार में पहुंचकर उनके चरणों में शीश नवाना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम यात्रा का प्लान बनाते हैं और हम निकल पड़ते हैं, लेकिन क्या सच में हम खुद वहां जा पाते हैं, या फिर सब भोले बाबा की कृपा होती है जो वो अपने भक्तों को बुलावा देते हैं। कहते हैं जब तक नहीं आता बाबा का बुलावा तक कोई नहीं पहुंच सकता केदारनाथ धाम, और जब बुलावा आ जाए तो रास्ते की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। हर मोड़ पर ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं महादेव अपने भक्तों का हाथ थामे हुए हैं। तो अगर आपको भी बुलावा आ चुका है, या आप इंतजार कर रहे हैं उस पवित्र बुलावे का, तो हमारे साथ जुड़िए इस आध्यात्मिक सफर पर। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्पिरिचुअल और वर्चुअल यात्रा पर, जहाँ आप हमारी नज़रों से देखेंगे इस बार का दिव्य केदारनाथ धाम। तो बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। तो बोलो हर हर महादेव। तो साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और भोले बाबा का नाम लेकर हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की। तो भोले बाबा का नाम लेकर चलिए बढ़ते हैं आगे। जय भोले भंडारी। तो साथियों, सुबह गोधूली के साथ ही हमने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी। 16 किलोमीटर का ये आध्यात्मिक सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नज़रों से। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरू में जैसे ही हम आगे निकले तो हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं ये पॉइंट पर, जहाँ पर बहुत सारे खच्चरों की भीड़ हमें दिखाई देती है। यहाँ से जो लोग पैदल नहीं जाना चाहते वो अपने लिए घोड़े खच्चर वगैरह कर देते हैं। उनका रेट आप इस चार्ट को देखकर पॉज कर आप देख सकते हैं। साथियों, सुबह कुछ इस तरह मंदाकिनी नदी की मधुर धारा के संग हमने भी अपनी यात्रा का पवित्र। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, तो पैरों की नाल चेंज की जा रही है यहाँ पर घोड़े के। चलते चलते जब घिस जाते हैं तो इसकी नाल चेंज कर देते हैं। तो साथियों, जब निकलते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे तो घोड़े के गलों में बजी हुई ये घंटियाँ अपना राग सुनाते हुए लेके जाती हैं, और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं। जगह जगह रास्ते में हमें देखने को मिले पानी के स्रोत, और अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि रास्ता भी बहुत पक्का बना हुआ है, जहाँ पर अभी तक हमें कोई भी किसी भी टाइप की तकलीफ़ नहीं हुई है, और रास्ते में सफाई का काम भी जगह जगह देखने को मिल जाता है। तो साथियों, शुरू के 1 घंटे का सफ़र, रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, आप बड़े आराम से चल पाते हैं। इसके अलावा जब आप चलते हैं रास्ते में तो जगह जगह आपको चाय नाश्ता खाने की दुकानें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पानी भी पीने को मिल जाएगा, अब आप पानी पीकर भर सकते हैं। रास्ते में एक चिकित्सालय भी मिलता है जहाँ अपना ऑक्सीजन वगैरह चेक करा सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद हमने यहाँ पर हॉल्ट किया, ये सब चीज़ें देखी। अब हम ट्राई करेंगे कि अगला 1 घंटे तक हम बिल्कुल लगातार चलते रहें, क्योंकि रास्ता लंबा है और अगर ऐसे ही रुकते रहे तो पता नहीं कितनी देर में हम पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमने रास्ते में देखा और कैसा है यहाँ का सफ़र। तो साथियों, थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने पाया, तो दोस्तों, रास्ते में सुलभ शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और चलते चलते अगर आप थक जाएं तो रास्ते में जगह जगह बैठ भी सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा था कि रास्ते में जगह जगह सफाई का काम भी निरंतर होता जा रहा है। पिछले साल जब मैं आया था, पिछली बार जब मैं आया था तो इतना साफ़ सफाई का काम निरंतर नहीं होता था, पर इस बार थोड़ा मेंटेनेंस का काम ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो साथियों, 16 किलोमीटर का ये सफ़र गौरीकुंड से जंगल चट्टी, फिर भीमबली, फिर रामबाड़ा, फिर लिंचोली, जो कि बड़ी लिंचोली और छोटी लिंचोली 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद आता है केदारनाथ बेस कैंप, और फिर उसके बाद लास्ट में हम पहुंचेंगे केदारनाथ मंदिर। तो ये टोटल हॉल पॉइंट है जो आपको रास्ते में दिखाई देंगे, और रास्ते में आपको दिखाई देती है प्रकृति की सौंदर्यता, जैसे कि आप सामने बहता वही झरना देख सकते हैं। झरनों का मज़ा लेते हुए गुजरते हैं आप आगे, तो रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जैसे ये फल
हमने पता किया तो 50 रुपये पर प्लेट यहाँ पर तरबूज केले वगैरह बेचे जा रहे थे। इन्हीं रास्तों का मज़ा लेते लेते जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी रास्ता काफ़ी मॉडरेट है, चलने में किसी भी टाइप की कोई भी थकान नहीं है। फिर भी मैं कुछ लोग देखता हूँ जो अभी से खच्चरों पर घोड़ों पर बैठे हुए हैं। हमने अपनी यात्रा को जारी रखा और ऐसे ही पानी से बहते हुए झरनों के बीच से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो साथियों, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र हम अभी तक तय कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने पहले पड़ाव पर, जो कि कहलाता है जंगल चट्टी। वहां पर आप बैठकर नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं इन खूबसूरत वादियों को तो मन करता है कि रुके नहीं, बस चलते ही चले जाएं। तो लीजिए सब, हम पहुंच गए जंगल चट्टी। सुबह का समय था और जोश भी था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा और आगे जाएंगे और आगे जाकर कहीं नाश्ता करेंगे। ये देखिए जवान जवान लोग भी इन बेचारे जानवरों पे जा रहे हैं। ऐसी आस्था का क्या फ़ायदा जिसमें आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। साथियों, ये है भीमबली। भीमबली से रास्ता 2 जगह डिवाइड हो जाता है। ये राइट में रास्ता जा रहा है, ये तो है घोड़ा खच्चरों के लिए, वैसे आदमी भी जा सकते हैं। और आप सीधे चले जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर पे आप पहुंच जाएंगे रामबाड़ा। तो वो जो ठीक सामने मेरे दिखाई दे रहा है वो है रामबाड़ा, जहाँ से बहुत ही एक अच्छा व्यू दिखाई देता है। सामने से बहता हुआ पानी मैं अभी देख पा रहा हूँ और बढ़ते ही धूप के साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए चलते हैं और आपको रामबाड़ा दिखाते हैं। अगर ऐसे नज़ारे आम हो जाते हैं जब पहाड़ों की तरफ आप बढ़ते हैं। पहाड़ों से बहता हुआ पानी आपको टप जैसा हुआ दिखाई देता है। तो साथियों, मेरे पीछे जो पुल आपको दिखाई दे रहा है ये है रामबाड़ा का पुल, जहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी तक की जो चढ़ाई थी काफ़ी मॉडरेट ही थी, कहीं थोड़ी ऊपर कहीं नीचे, पर अब की जो चढ़ाई है ये पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए चलते हैं आगे और चढ़ते हैं रामबाड़ा से आगे का प्रस्थान। तो साथियों, अगर आप पहुंच गए हैं रामबाड़ा तो आपने लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। रामबाड़ा से आगे जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और ये तकरीबन अगले 3 से 4 किलोमीटर तक तो ये ऐसे ही रहेगी। तो चलिए चलते हैं, रास्ते का मज़ा लेते लेते बढ़ते हैं आगे। हाँ, रास्ते में घोड़े खच्चर खूब तंग करते हैं, आपको टक्करें मारते हुए भी निकल जाते हैं। तो चलने में आपको थोड़ी परेशानी तो रहेगी क्योंकि सड़क जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, पर फिर भी आप आराम से ऊपर और नीचे चल पाएंगे। आने जाने वाले रास्तों को पालकियों को रास्ता देते हुए जाएं। जैसे जैसे आप चढ़ेंगे आपका रास्ता और भी मनमोहक और भी मनोरम होता जाएगा। और पानी के बहते हुए झरने, ये कोहरा, कभी भी मौसम बदल जाता है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी यहाँ पर कोहरा सा आने लगा है। और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि आगे कैसा मौसम दिखाई देता है। गागर में सागर, ये लाइन याद आती है इस दृश्य को देखकर। और यहाँ पर बादल जैसे पर्वतों को थपथपा रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग हमने 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अभी हम जिस मोड़ पर हैं वहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है वादियाँ। आप देखिए, ओ जो रास्ते घूमते हुए जाते हैं वहीं पर हमें थोड़ी देर में पहुंचना है। अभी हम जब आ रहे हैं तो रास्ते में जगह जगह कोहरा लग जाता है जो कि हमारे तक पहुंच भी जाता है। आप भी देखिए, वो जो कोहरा थोड़ी देर पहले उड़ के हमारे पास आ गया था, बहुत ही पास। और ऐसे ही चलते चलाते रुकते रुकाते हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी चलते चलते भूख तो लगी गई है, भूख लग गई तो हमने कहा क्या करें, तो राजमा चावल खाने का हमने निश्चय किया था। तो हम यहाँ करके बैठे और जब हम आकर आए तो हमारे सामने आते हैं गर्मा गर्म राजमा चावल। ठंडा इतना है कि आप पूछिए मत, पर ठंडी में उड़ती हुई भाप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मा गर्म राजमा चावल कितने स्वादिष्ट होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसका रेट है 100 रुपये पर प्लेट। तो सामान तो महंगा है वैसे, पर खाने में भी इसका जवाब नहीं। तो चलिए, तो दोस्तों खाने की बात करें तो आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे राजमा, कढ़ी चावल। इसके अलावा आप पराठे, रोटी वगैरह भी ले सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं, पकौड़े भी ले सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो लगभग सब कुछ है जो आपकी भूख यहाँ पर मिटा दे। पहाड़ों में आने के बाद जो मैगी खाने का आपका मन करता है आप वो भी खा सकते हैं। तो जब आप आएँ तो आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे भाई साहब, आपने कितने पैसे दिए राजमा चावल के? 100 रुपये पर प्लेट है। तो दोस्तों, राजमा चावल का मज़ा लिया जा रहा है। स्वाद भी ठीक ठाक ही है, अच्छा स्वाद है।
और जब चलते चलते भूख लग जाती है ना तो और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर पहुंचना भी हुआ है दर्शन करने बाबा की। तो दोस्तों नाश्ता करके भूख मिटाकर हम चल पड़े हैं आगे की ओर। चलते चलते जा रहा था तो एक ख्याल आ रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो घोड़े और पालकी में बैठे हुए थे। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि ये लोग एक बार ट्राई तो कर सकते थे, एक बार चढ़कर देखते तो सही कि वो कितना चल पाते हैं। बाकी इनकी मर्जी। मेरा एक विचार आया तो मैंने कमेंट लिखा। आप भी कमेंट में शेयर करके बताइए कि आपका क्या विचार है। अगर हम ऐसे तीर्थ स्थल आए तो हमें पैदल ही जाना चाहिए या फिर पहले से ही घोड़े खच्चरों पर सवार हो जाना चाहिए। तो साथियों रास्ते की बात बता दूँ तो शुरू के 6 किलोमीटर काफ़ी पत्थरों भरा सफ़र था। अब जहाँ पर क्योंकि कड़ी चढ़ाई है तो कुछ सीढ़ी नुमा बना दिया गया है जिससे चढ़ने में थोड़ी आसानी भी होती है। नंगे पैर भी हमने कुछ लोगों को आते हुए देखा, जैसे आप सामने देख सकते हैं एक भक्त की जोड़ी जा रही है जो कि नंगे पैर यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संगम है। एक तरफ देखता हूँ कि लोग घोड़े पर बैठे हैं और एक तरफ देखता हूँ कि लोग यहाँ पर नंगे पैर जा रहे हैं। बिल्कुल ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है श्रद्धाओं में। तो साथियों छोटी लिंचौली के बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़ जाते हैं तो हमें स्नो दिखना शुरू भी हो जाता है। ज़रा सा आगे बढ़े और हमें दिखाई दिया स्नो। यहाँ पर अटकेलियाँ करते हुए लोग बर्फ के साथ खेल रहे हैं और ऊपर से झांकता हुआ बादल पहाड़ों के बीच से, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य। तो साथियों तकरीबन 6 घंटे की पैदल चढ़ाई हम चल चुके हैं और मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। छोटी लिंचौली और बड़ी लिंचौली के बीच में एक स्पॉट आता है जहाँ पर हमें बहुत सारा स्नो दिखाई देता है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए और जब हम आसमानों की तरफ देखते हैं तो वासुकी नाग की तरह अटकेलियाँ करते हुए बादल कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी बिल्कुल धूप निखर आती है। इन्हीं मौसम का मज़ा लेते लेते हम जा रहे हैं आगे। तो तकरीबन शायद अभी 6 से 8 किलोमीटर और बाकी है तो बेस कैंप तक चलते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सफ़र को। तो साथियों मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इस यात्रा और पुरानी यात्राओं में जानी है। वो कुछ इस प्रकार है। तो साथियों अगर आप प्लान कर रहे हैं यात्रा का और आप पैदल ही ट्रैक करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ट्रैक और इससे पहले जो मैंने ट्रैक किए। सबसे पहले तो आपको अपने साथ एक इनर रखना है, वार्मर, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं उस टाइम पे आपको गर्म लगता है, पर जब ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे भयंकर ठंड लगेगी। तो इसलिए आप एक इनर ज़रूर रखिएगा। और यात्रा शुरू करने से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपने पैरों के नाखून ज़रूर काट लीजिएगा, क्योंकि जब हम पैरों से वापस उतरते हुए आते हैं तो पूरा का पूरा प्रेशर नाखूनों पर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर जाते हैं तो एक कॉम्बीफ्लेम या पैरासीटामॉल, सर दर्द की गोली वगैरह भी रखे साथ में। मैंने ऊपर देखा काफ़ी लोगों को परेशान होते हुए। और इसके अलावा अगर आप कैरी कर सकते हैं तो ग्लव्स, मफलर या टोपी भी रख सकते हैं। कम से कम सामान रखिएगा, क्योंकि आप जब चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे तो उठाना तो वो आपको ही पड़ेगा। सहूलियत भी देगा वो आपको, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप केदारनाथ यात्रा आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने देखा है जगह जगह पानी उपलब्ध हो जाता है। तो आप एक खाली बोतल रख सकते हैं, थोड़ा उसमें पानी भरा, चलते चलते पी लिया जब वो गर्म हुआ। तो ऐसे पूरे रास्ते आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और आपको थकान भी थोड़ी कम लगेगी। और लास्ट में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आपको बेबी स्टेप चलते हुए ऊपर जाना है और बेबी स्टेप करते हुए नीचे आना है। जितना कम अपनी बॉडी को प्रेशर देंगे उतना कम पेन आपको बाद में होगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। इनका यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी ट्राई कभी करना चाहें तो। जहाँ शिव वहाँ स्वर्ग, सच में बिल्कुल सही कहा। तो साथियों हम फिर से एक बार चल पड़े हैं केदारनाथ धाम की तरफ, जहाँ पर हमें रास्ते में दिखाई दे जाते हैं कुछ ऐसे मनमोहक दृश्य, जैसे ढोल बजाकर देवता को प्रसन्न करते हुए ये महाशय और दूर तक झांकती हुई ये वादियाँ। तकरीबन 11 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है और ये अभी बड़ी लिंचौली हम पार कर लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मनमोहक नज़ारा होता जा रहा है। आँखों को शांत कर देने वाला वातावरण हमें दिखाई देता है और हमें माता की डोली ले जाते हुए भी कुछ श्रद्धालु दिखाई देते हैं। और जब देखते हैं आसमान की तरफ तो शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना सुंदर नज़ारा भगवान आपने हमें दिखाया है। तकरीबन 11 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है और ये अभी बड़ी लिंचौली हम पार कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा सा ही रह जाएगा। लास्ट का जो पैच है वो तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र इसके बाद से रह जाता है।
और बड़ा सुकून देता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं कि कितना हमने रास्ता अभी तक तय कर लिया है और बस 1 किलोमीटर और चले और 4 किलोमीटर का रास्ता अभी केदारनाथ का हमारा बाकी रह गया है। बेस कैंप हम पहुंचने ही वाले हैं। बस यूं ही थोड़ी देर बढ़ते रहे तो हम थोड़ी देर में ही बेस कैंप पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। तो सोचिए अपने 11 किलोमीटर के सफ़र में हमने लगभग मौसम का हर रंग देख लिया। हमने खिलती धूप देखी, हमने देखी छाएं, हमने बादलों को उड़ते देखा और अब आप रेनकोट देखकर समझ गए हैं कि धीरे धीरे पानी की बूंदें भी टपकने लगी हैं और लोगों ने निकाल लिए हैं अपने रेनकोट। हम भी थोड़ी देर में अपने रेनकोट निकाल कर बड़े आगे। रास्ता थोड़ा ही रह गया था पर बारिश फिर भी हो गई। भोले बाबा का नाम लेकर बस चल दिए हम आगे। तो दोस्तों ये है घोड़ा पड़ाव केदारनाथ। ये आखिरी है जहाँ तक घोड़े लेकर आते हैं आपको, और इसके पीछे आपको दिखाई देता है ये मनमोहक नज़ारा। बारिश भी हो गई है और मौसम और भी धुल गया है। तो बस हम पहुँच ही गए हैं मंदिर। कोशिश करूँगा कि मैं आपको आरती दिखाऊँ और लाइव भी जाऊँ। तो चलिए चलते हैं। कैंप लाइट वाला कैंप। हाँ जी आइए कैंप दीजिए भाई। तो दोस्तों हम हैं अभी बेस कैंप में, जो कि 2 किलोमीटर दूर ही रह जाता है केदारनाथ मंदिर से। आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ठहरने के लिए 500 रुपये पर पर्सन आप नेगोशिएट कर पाएंगे तक आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जो कि टेंट के लिए उसमें आपको वो लोग हीटर भी देते हैं। इसके अलावा पानी भी आपको मिलता है और चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी आपको मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अलावा आपको मिलता है ये शानदार व्यू, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रहते रहते। तो अगर आप आएँ तो यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। और तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ना टेंट का रेट बढ़ता ही जाएगा। और होटल की तो आप बोलिए मत। हमने पता किया था तो हमें 5,500 में भी रूम नहीं मिला। 10,000 12,000 यहाँ तक हो गया था। काफ़ी नेगोशिएट किया, कोई भी 7-8 से नीचे नहीं आया था। तो टेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी भी इतनी भीड़ है पर टेंट आपको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि एक ही रात में लोग ठहरते हैं, अगली रात को चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा ठंडा आपको रहेगा, उसके लिए आपको हमेशा अपने गर्म कपड़े साथ में रखने हैं। तो इन्हीं नज़ारों को मज़ा लीजिए और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ केदारनाथ धाम मंदिर। हो जाते हैं तो साथियों बेस कैंप के पास में ही आपको हेलीपैड देखने को मिल जाएगा और जहाँ पर आप देख सकते हैं चढ़ते उतरते आते जाते हेलीकॉप्टर्स को। आप भी देखिए क्या शानदार लैंडिंग है। सच ही कहते हैं साथियों, पल पल बदलता है मौसम केदार में। कभी धूप, कभी छाया, कभी बरसात। और आप देखिए कैसे कोहरा छाता जा रहा है, समेट लेना चाहता है पूरे हेलीपैड को अपनी बाहों में। शानदार नज़ारा। पूरा कोहरे से ढक चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत अच्छा हिमालय दिखाई दे रहा था, अचानक ही चला गया। तो साथियों अगर आप इस पुल तक पहुंच चुके हैं तो मतलब आपने अपना टोकन ले लिया है और आप आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर में मंदिर के लिए लाइन में लगेंगे, पर हमारा निश्चय हुआ है कि हम अभी नहीं, हम रात को लगेंगे लाइन में। अभी हम थोड़ी देर मंदिर के किनारे घूमेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में शाम की आरती भी दिखाऊँगा। तब तक थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं, यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो साथियों शाम के टाइम का अद्भुत नज़ारा आप भी देखिए हमारे सामने से। ये जो सामने जो भीड़ आ रही है, यहाँ पर पहले पुरानी एंट्री हुआ करती थी, जहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग आया करते थे और फिर यहाँ लाइन लगा करती थी। पर अब ये रास्ता बदल कर चेंज कर दिया गया है और अब यहाँ से एंट्री नहीं होती। एंट्री पीछे की तरफ से अभी स्टार्ट कर दी गई है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मनोरम व्यू दिखाई देता है आपको बाबा केदारनाथ का। आप देखिए क्या बढ़िया व्यू है, वाह, दिल खुश हो जाता है ऐसा व्यू देखकर। तो दोस्तों आज की यात्रा पर हमने सीखा कि अगर हम सुबह 5 बजे जल्दी चढ़ाई शुरू करेंगे ना तो शाम तक आते आते हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। अगर आप 12 घंटे चढ़ाई कर कर ऊपर आते हैं तो ये अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको अघोरी बाबा दिख जाते हैं लोगों को दर्शन देते हुए, लोगों को आशीर्वाद देते हुए। मैं इनको देखता हूँ तो ये आपस में भी आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, जहाँ पर देखता हूँ कि बिल्कुल ही महीन कपड़ों में बैठे हुए ये अघोरी बाबा अपने आप को राख से लपेटे हुए हैं। सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मन में भोले बाबा का नाम और कृपा बिखेरते ये मिल जाते हैं चारों तरफ। जो नज़ारा शाम के टाइम दिखाई देता है उस नज़ारे की मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा
क्योंकि हमें मौका मिला था दिन में भी रुकने का, तो आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे दिन में भी दिखाई देते हैं। नीला आसमान, उस पर बादल और यहाँ पर टहलते हुए लोग। तो साथियों ये एक ऐसा संसार है जहाँ पर खूबसूरती आकर रुक जाती है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, बिल्कुल एक ऐसा समय है यहाँ पर जो भक्ति से परिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं जहाँ खूबसूरती चारों तरफ बिखरी पड़ी है। तो चलिए फिर एक बार लौट पड़ते हैं शाम के समय में, जहाँ पर हम घूम रहे थे केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। तो साथियों अगर आप यहाँ आते हैं तो तकरीबन आपको 11 से 12 घंटे चाहिए होंगे। हमने सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दी थी और तकरीबन 4 बजे हम रुकते रुकाते वीडियो बनाते हुए यहाँ पर पहुँच गए। तो अगर आप आते हैं तो अपने स्टेमिना के हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आप यहाँ पर इतना ही टाइम लेंगे आने के लिए। इसके अलावा जब आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, जब आप आते हैं ना तो शाम को सबसे अच्छा मंजर यहाँ पर दिखाई देता है। अभी मैं यहाँ पर भीमशिला के किनारे घूम रहा था, यहाँ पर अघोरी वगैरह बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी लाइटिंग वगैरह है। अगर आप आते हैं तो फ़ोटो तो एकदम मस्त आती है। और आपको मैं सामने से दिखाता हूँ तो देखिए क्या सुंदर पहाड़ अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे और साथ ही साथ मैं बैकग्राउंड में भी आपके साथ शेयर करूँगा कि और क्या क्या हम यहाँ पर देख पाते हैं, क्या क्या हम यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर, पर इसकी स्थापना जिन्होंने कराई, क्या आप जानते हैं कि उनका मंदिर, उनका धाम या उनकी मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने केदार पीठ की नींव रखी, उनका मंदिर मेरे ठीक पीछे, आप इस तरफ देखिए। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये है आदि शंकराचार्य मंदिर का। तो चलिए थोड़ी देर वहाँ भी चलते हैं और देख कर आते हैं। तो जहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है तो चलिए चलकर देखते हैं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्। तो साथियों बस वो पावन समय आने ही वाला है जब हम संध्या की आरती में शामिल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर आरती देखते हैं और उसके बाद हम शाम को लाइन में लगेंगे। तो साथियों आरती के बाद हमने भोजन किया और उसके बाद हम लाइन में लग गए और सुबह के बज चुके हैं 5। दोस्तों काफ़ी देर से लाइन में लगे हैं, बस नंबर आने ही वाला है और इतनी ठंडी में बस हम नंबर पहुंच ही गए हैं। आप अपने सामने खुद देख सकते हैं। किस्मत अच्छी है कि सुबह के मंत्रोच्चार के साथ हम दर्शन करेंगे और सुबह का समय ऐसा कुछ आपको रहता है। साथियों ये एक तरह से सोने पे सुहागा ही है कि हम दर्शन कर आए और हम देखते हैं कि गांव से एक डोली आई है जो कि अंदर दर्शन करने जा रहे हैं महाकाल के। तो माता की डोली देखने का ये सौभाग्य हमें मिला और आप भी इस सौभाग्य को प्राप्त कीजिए और खुद अनुभूत कीजिए इस शक्ति का। तो साथियों सुबह हमने बहुत ही तसल्ली से दर्शन किए शिला के और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा। जैसा कि माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना कोई भी यात्रा कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों केदारनाथ मंदिर के बगल से ही रास्ता जाता है भैरव बाबा के लिए। 1.5 किलोमीटर की जो थोड़ी सी चढ़ाई है आप चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये जो पुल है, पुल से निहारती हुई नदी को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होने वाली है। क्या मनोरम दृश्य है। तो साथियों जैसे पीछे आप देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम
और इस फ्लाईओवर से चलते हुए जब हम आते हैं तो ये जो पक्का रास्ता जाता है ये जाता है भैरव बाबा दर्शन के लिए। तकरीबन 1 किलोमीटर का ही रास्ता है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलो चलते हैं और भैरव बाबा के दर्शन कर कर आते हैं। और जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई घाटियाँ और बगल में बहती है नदी। तो चलिए साथियों चलते हैं और चलकर दर्शन करते हैं बाबा भैरवनाथ के। तो साथियों मंदिर के बाहर हमने अपने जूते उतार दिए और घंटी बजाकर जब हम जाते हैं अंदर तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अंदर घंटियां लगी हैं, बहुत सारे दिए जलाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आप देखते हैं कि सामने क्या सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं, वो भैरव बाबा को तेल चढ़ा रहे हैं। जैसे भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, वैसे ही भैरव बाबा को यहाँ पर लोग आते हैं और तेल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि कोई यात्रा तभी पूरी होती है जब आप भैरवनाथ को दर्शन करते हैं और उनको भोग अर्पण करते हैं। तो साथ ही यहाँ आकर महसूस करता हूँ कि यहाँ बहुत ही एक अलौकिक जगह है। और जब पीछे से धूप आ जाती है तो सामने की पहाड़ियाँ इतनी सुंदर हो जाती है कि उनका कहना ही क्या। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर भैरव बाबा को तेल अर्पण किया, भोग चढ़ाया। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और बैठकर हम देखते हैं कि नज़ारा एकदम से तुरंत ही बदल गया। थोड़ी देर पहले जब छाया थी तो मौसम थोड़ा रंगीन सा, थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस होता था, पर जैसे ही धूप खिलकर आती है तो ये मोमेंट एकदम गोल्डन मोमेंट में बदल जाता है और सामने दूर तक दिखाई देती है केदारनाथ की ये पूरी घाटियाँ और ये बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ जो कि अपने आप अपनी ओर बुलाते हैं हमें। हम आए तो थे कि हम थोड़ी देर ही बैठेंगे और उसके बाद निकल लेंगे, पर एक बार हम यहाँ पर ऊपर आए तो हमारा मन ही नहीं किया यहाँ से जाने का। हम यहाँ पर आए और हम यहीं के होकर रह गए। हमने काफ़ी टाइम बिताया है यहाँ पर, बहुत अच्छी वादियों का मज़ा लिया और सोचा क्यों ना रस्सी बांधकर खींच लिया जाए इन पहाड़ों को अपने पास। ये पहला मौका था जब पहाड़ों के पीछे से जागते हुए सूरज को मैंने ऐसे देखा। आप भी इसका मज़ा लीजिए। और जैसे ही धूप निकली यहाँ का व्यू बिल्कुल एकदम बदल ही गया चुटकियों में, सच में। तो साथ ही हम आए हैं भैरव और यहाँ से केदारनाथ का आप व्यू देख सकते हैं कि ये देखिए सामने ये वो पुल है जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद लोग लाइन में लगना शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है 8 बजे का और आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी भीड़ श्रद्धालु की हो गई है। संडे के दिन के टाइम पर हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ इस प्रकार का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप आते हैं भैरव जी के दर्शन करने, आप खुद देखिए अपनी आंखों से। और ऊपर आए तो हमें बहुत ही पास से ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखने को मिली। बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये देखने का। सच में समा बन जाता है जब एक हेलीकॉप्टर सामने से गुजरता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आने का। जय श्री केदार। हर हर महादेव।